नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। 2008 में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मकसद गरीब लोगों को न सिर्फ इलाज मुहैया कराना था, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। पर हाल ही में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि इस योजना से धन ऐंठने के लिए प्राइवेट अस्पताल गैर जरूरी सर्जरी कर रहे हैं। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों ने इस तरह की कितनी गैर जरूरी सर्जरी की है, इसका कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बारे में छपी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि यहाँ 6 महीने में 722 महिलाओं की गैर जरूरी सर्जरी कर उनका गर्भाशय निकाल दिया गया। ये पूरा मामला न सिर्फ सरकारी पैसे के दुरुपयोग का है, बल्कि ये मामला मरीजों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी नैतिकता का भी है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास वाजपेयी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर NK पांडे, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और जल्दी ही AR नंदा, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। विकास वाजपेयी जी, जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे जो पैसा मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा सकते हैं गरीब लोग इस योजना के तहत, लेकिन जब आपको पता चलता है कि प्राइवेट अस्पताल गैर जरूरी सर्जरी कर रहे हैं सिर्फ इस पैसे को हासिल करने के लिए, किस तरह का ख्याल मन में आता है आपके? देखिए, ख्याल तो क्या है, सवाल ये है कि एक चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि निजी मुनाफा और पब्लिक सर्विस, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ठीक है, मुनाफे के जहाँ तक सवाल है तो मुनाफे की मतलब उसका कोई और चिंता नहीं होती कि लोगों का क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। उन्हें चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से आए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अब वो मात्र 20% रह गई हैं, और जितनी रह भी गई हैं उसमें भी उनका एक बाजारी करण इतना ज़्यादा हो गया है, तमाम फीस और ये वो, कि अब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं इस पोजीशन में नहीं है, स्थिति में नहीं है कि पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र पे अपना एक प्रभाव डाल सके, जिसके तहत इस तरीके की जो स्कीम्स बनाई भी जाती हैं। अव्वल तो इसके बनाने में और इसके प्रावधानों में बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर बनाई भी जाती हैं तो इसका अंशमात्र लाभ भी मरीजों को हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये प्रॉफिट मोटिव को कंट्रोल कम से कम किया जा सके या रेगुलेट किया जा सके, और ये दोनों ही चीज़ें आज की तारीख में मुहैया नहीं हैं। जी, डॉक्टर पांडे, आपके पास आना चाहूँगा। मैं सरकारी अस्पताल वर्सेस प्राइवेट अस्पताल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि 722 महिलाओं पर 6 महीने में गैर ज़रूरी सर्जरी की गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उनका यूट्रस निकाल दिया गया और मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, वो पैसा हासिल करना था जो गरीबों के इलाज के लिए एलोकेट किया गया था सरकार की तरफ से। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस वार्ता में बुलाया। मुझे इस बारे में ये कहना है कि 700 कुछ महिलाओं का गर्भाशय निकाला गया, बट अगर इस डाटा को उस सेंस में देखें तो गर्भाशय निकालने की जो सर्जरी है वो दिल्ली में कितनी हो रही है या बॉम्बे में कितनी हो रही है हमने नहीं देखा है। तो इस तरह के रॉ डाटा पे, जिस डाटा का कोई भी ऑडिट नहीं हुआ है, हमें तो डाटा ये चाहिए कि कितने गर्भाशय निकाले गए जिनकी जरूरत नहीं है, गर्भाशय निकालने का कारण क्या था। तो एक्चुअली जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी बता रहे थे कि सबसे पहले हमें इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने की जरूरत है और ये चेक करने की जरूरत है कि किस कारण से ये सर्जरी हो रहे हैं। अगर आप मुझे जनरल रिएक्शन की बात करें तो इस तरह की सर्जरी होना तो सरासर गलत है, और इसके बारे में किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है या निजी अस्पताल में हो रहा है। ये जहां भी हो रहा है ये गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमें समझना है कि ये 700 कुछ जो सर्जरी हुई है, क्या ये सब बिना किसी कारण के की गई हैं? और डॉक्टर पांडे, ये जो 722 जो 722 का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ के एक जिले का, क्योंकि पूरे देश भर का आंकड़ा उस तरह से हम अभी कोई ठोस आंकड़ा नहीं है जिसको कह सके कि ये वेरीफाइड ऑथेंटिक आंकड़ा है, लेकिन ये जो वहाँ के एक बड़े अखबार ने 722 केसेस हैं, उनका ये कहना कि ये कम से कम गैर जरूरी सर्जरी की गई है। सवाल ये है कि क्या
प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं वो सिर्फ मुनाफा उनका मकसद है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर आप दिल्ली में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, एनसीआर में इतने चल रहे हैं, तो क्या हर जगह पे केवल मुनाफे के लिए सर्जरी की जा रही है? ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको हम बैठ के सारे दिन डिबेट कर सकते हैं। आज के दिन में आप अगर समझते हैं कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे हॉस्पिटल में मुनाफे की सर्जरी की जा रही है, तो हमारे सोच में कहीं गलती है। अगर छत्तीसगढ़ में हुआ है, आप पहले ये समझें कि ये जो ग्रामीण बीमा योजना चल रही है, ये कैसे जगहों पे चल रही है। पहले तो जरूरत ये है कि हम इस चीज की अकाउंटेबिलिटी लें कि हम किन लोगों को ये करने के लिए दे रहे हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर हो। उसके बाद ये रेगुलेट करना चाहिए। जब ये सर्जरी होती है तो उसके बाद इसके माइक्रोस्कोप के अंदर जांच होती है। अगर किसी भी जगह से हर सर्जरी के बाद नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो आपको जरूरत है उस अस्पताल, उस नर्सिंग होम को डीपैनल करने की, रादर ये कहने की नहीं कि ये मुनाफा के लिए केवल सर्जरी की जा रही है। जी, विकास बाजपेयी जी, सवाल ये है कि आपने खुद माना कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में मुश्किल से 20% स्वास्थ्य सेवाएं रह गई हैं, बाकी ज़्यादातर जो है वो निजी हाथों में है, निजी अस्पतालों में है। तो वैसे में अगर ये कह दिया जाए कि साहब तमाम निजी अस्पतालों में इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो मुनाफा बनाने के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ये शायद उन मरीजों को बहुत नुकसान होगा उसका। सवाल ये है कि किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से जो हेल्थ केयर का जो फंड है जो सरकार एलोकेट करती है, जितना भी सरकार की तरफ से होता है, कि उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। क्या रास्ता हो सकता है आपकी नजर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, सवाल यहाँ सरकारी बनाम निजी का नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी एक उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जन स्वास्थ्य के प्रति उनकी एक प्रतिबद्धता मानी जाती है। ऐसा ये बात भी सही नहीं है। तो उस आज सरकारी हो या निजी हो, सरकारी भी बहुत हद तक निजी की तरह ही काम कर रहे हैं। और जो एक उनके जो मोटिव्स होने चाहिए, उनका जो लक्ष्य होना चाहिए, इसमें एक अंतर्द्वंद है। ये देखिए, कोई कहेगा नहीं कि साहब हम तो सिर्फ जन स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लोगों के लिए हम अस्पताल चला रहे हैं। जो भी है, निश्चित सी बात है, उनका बेस लाइन है कि इट शुड रन इन प्रॉफिट, और अगर वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर वो बाकी जो सेवाएं हैं वो भी नहीं हो पाएंगी, संभव नहीं है। जहां तक और ये जो मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है, इसको नियंत्रित और रेगुलेट करने के करे बगैर अगर आप ये सोचें कि साहब इस तरीके की योजनाएं सफल होंगी, तो वो सफल होना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, निजी जो अस्पताल हैं भी, जहां अगर बड़े प्रीमियम्स की स्कीम्स हैं, मान लीजिए CGHS की अगर आप सर्जरी आप अपोलो में करवानी है, वो करेंगे क्योंकि उसमें मुनाफा है, सारा कुछ है। अब अगर आप ये कहें कि भाई 35-30 हज़ार की वो स्कीम है जिसमें कि 5 परिवार वाले पूरे साल भर के लिए कवर होंगे, तो वो एक अपेंडिसेक्टमी, वो मान लीजिए जिसके लिए वो 40-50 हज़ार वैसे ही ले लेंगे, वो अगर 10 हज़ार में करके दे देंगे, तो ये संभव नहीं है। लिहाजा बड़े अस्पताल तो इसमें आएंगे भी नहीं उसमें, ठीक है। अब रह गए छोटे मोटे नर्सिंग होम और जो छोटी मोटी जगहों पे जिस हद तक भी जो मुहैया हैं, उसमें इनकी क्या गुणवत्ता है, कैपेबिलिटी क्या है कि वो क्या सर्विस किस स्तर की दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब मजबूरी आपकी ये है कि ना वहाँ सरकारी तंत्र काम कर रहा है, ना ही कोई बड़े या सुव्यवस्थित निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो ये जो हैं उन्हीं के पास लोग जाएंगे उसमें, और उनके पास जाएंगे तो देखिए, अब कहने में कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई मानता नहीं है कि साहब हम तो लूट रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सवाल वही है कि कोई कोयले की खदान में लूट रहा है, तो कोई जिसका मौका लग रहा है वो वहाँ कर रहा है, और ये बात एक तथ्य है उसमें। सवाल यहाँ ये भी नहीं है कि साहब गर्भाशय निकाल दिए गए तो उनका ये रॉ डेटा है, उसको प्रोसेस करके देखा जाए। अखबारों में खबरें यहाँ तक आई हैं कि पुरुषों के गर्भाशय निकाल दिए गए और वो निकाल के वो पैसा क्लेम किया गया है। तो ये कम से कम आप ये मान के तो चलें कि साहब इसमें घपले की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हो रही हैं, जिसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, इतना तो माने, ताकि उसको ये कि सिरे से रिजेक्ट कर दें कि साहब ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, और जब तक आप प्रमाणित नहीं कर
देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो प्रमाणित करने का कोई ऐसा तरीका भी नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग या उस तरीके से नहीं है। आप ये स्वास्थ्य बीमा योजना की वेबसाइट पे जाइए, तो जो उसमें केरला में मैं देख रहा था, एक पेपर लिखना था उस सिलसिले में, कि जो एम्पैनल्ड अस्पताल बताए गए हैं वो डिसएम्पैनल्ड में भी उन्हीं अस्पतालों का नाम है उसमें। तो इतनी तो व्यवस्था की गड़बड़ियां हैं। बिल्कुल, मतलब ये है कि सरकार को ये कहना है कि साहब ठीक है, कुछ करना है यार, इनके लिए शोर। अब निजीकरण आप कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं का, तो उसमें सबसे पहली बात आती है गरीबों का क्या होगा। अरे गरीबों की चिंता ना करो, ये हमारी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बना दी। डॉक्टर पांडे, आपके पास लौटना चाहेंगे हम, जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि ऐसा है कि डॉक्टर वाजपेयी, आपसे मैं एग्री नहीं करूंगा। मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स का प्रेसिडेंट रह चुका हूं। मैं हिंदुस्तान के करीब करीब हर जिलों में जा चुका हूं। ये सही है कि आज के दिन में अगर आप किसी मेट्रो शहर में अपेंडिक्स कराते हैं तो 40,000 रुपए का कॉस्ट है, लेकिन जब आप जिले और सब डिवीजन के लेवल पे जाते हैं तो वहां पे एक्चुअली अपेंडिक्स करने का या गॉल ब्लैडर करने का कॉस्ट जो है वो 10,000 और 20,000 के बीच में ही आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 30,000 में कोई कुछ करके नहीं दे सकता। जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, तो हमें इस तरह की गुणवत्ता वहां सेट करनी होगी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड अवेलेबल हो और ये किया जाए। और मैं तो ये जानना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट आई है कि मेल गर्भाशय निकाल दिया गया, तो जो पेमेंट कर रहा था उसको ये नजर नहीं आ रहा था कि ये मेल गर्भाशय कहां से निकाल दिया गया। तो ये तो मॉनिटरिंग की कमी है। मॉनिटरिंग तो आपको लाना ही पड़ेगा। ये योजना जो है इतनी बड़ी योजना है, और अगर इस तरह की योजना आ रही है, इस तरह की योजना का इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, तो हमें, अगर हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली, जैसे कि हर क्षेत्र में लोग अपने जो आप कह सकते हैं जो एथिक्स है उससे दूर हो रहे हैं, तो मेडिसिन उससे छूता नहीं है। लेकिन डॉक्टर पांडे, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं जी, सरकारी अस्पतालों में दोनों जगह पे है जी। मैं माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूं बीच में। जो डॉक्टर वाजपेयी एक बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 30,000 रुपए की राशि दी जाती है एक गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार गुजर बसर करता है उसके लिए, अगर उसमें 5 सदस्य हैं, अगर मान लीजिए उसमें कोई एक सदस्य भी बीमार हो जाता है, वो उसकी सर्जरी के लिए वो जो बड़े अस्पताल हैं, जो आप एनसीआर रीजन के अस्पतालों की बात कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे फरीदाबाद के हों, या आसपास के हों, या कोई भी बड़े शहर के हों, मुंबई के हों, कोलकाता के हों, या हैदराबाद के हों, क्या वो अफोर्ड कर सकता है एक शहरी गरीब इस योजना के तहत आने वाला कि वो इस तरह के अस्पतालों में इलाज करा सके? पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो मॉनिटरिंग और रेगुलेशन का जो सवाल है। नहीं, ऐसे इस स्कीम में आप देखेंगे कि बड़े मेट्रो टाउन के जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करने आएंगे, क्योंकि उनकी कॉस्ट दूसरे तरह की है। जो डॉक्टर वाजपेयी कर रहे हैं उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो छोटे छोटे नर्सिंग होम है, जहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या जो हम दिल्ली की कंबाइंड सर्जरी ले लें तो उससे ज्यादा सर्जरी बाहर में हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वहां सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह की बात कहना कि मेल गर्भाशय निकाल दिए गए, तो ये तो इलीगल है, गैर कानूनी है, और ऐसी चीजों को तो कानून से डील करनी चाहिए। आखिर जो इसकी पेमेंट कर रहा है वो तो अंधा नहीं है, उसको तो दिखाई दे रहा है। तो ये तो मॉनिटरिंग की कमी है साहब। अगर आप मॉनिटरिंग नहीं बढ़ाएंगे तो आप कैसे इसको मॉनिटर कर पाएंगे? और दूसरे तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें 60 करोड़ लोग कवर होंगे, तो 60 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए उस तरह की हम मॉनिटरिंग नहीं लाएंगे तो फिर तो ये इसका सक्सेसफुल होना तो मेरे को पहले ही से लग रहा है कि डाउटफुल होगा। जी डॉक्टर वाजपेयी, एक बात तो डॉक्टर पांडे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां तक सवाल है जो बड़े अस्पताल हैं जिनका आपने भी जिक्र किया अपनी बात रखते हुए, 60 करोड़ लोगों को कवर देना है आपको, तो उनसे, और वो साफ इस बात को वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि ये जो अस्पताल है वो तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। रीजन वो हो सकता है कि वो अलग, वो शायद नहीं कहा उन्होंने, रीजन बड़ा सीधा सा है कि जो उनकी कॉस्ट है, जिस तरह से जिस कॉस्ट पे वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस योजना के तहत आने वाले। लेकिन सवाल ये है कि जब तक जिला के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं आएंगी तब तक बहुत ज्यादा मायने नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक जिले के स्तर पे या ब्लॉक के स्तर तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ऐसे इलाकों में जहाँ आय की संभावना बहुत ज़्यादा न समझ आंकी जाती हो एक बाजार के नज़रिए से, तो वहाँ ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने का काम कौन करेगा, कैसे करे? आप सोचेंगे साहब हमने ये योजना लागू कर दी, अब वहाँ अस्पताल और नर्सिंग होम उगने लग जाएंगे।
तो ऐसा नहीं होता। वहाँ होता ये है कि जहाँ माने कही जाने वाली या मानी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, वहाँ हर किस्म के लोग आड़े तिरछे इस तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं और कोई कर इसलिए ले कोई पूछने वाला नहीं है जी। वो मरीज जो बेचारा गरीब वो आ रहा है, गर्भाशय निकाल भी दिया गया है, नहीं एक चीरा लगा के हल्के से बोल दिया गया हाँ तुम्हारा हो गया ऑपरेशन, वो किससे अकाउंटेबिलिटी लेगा? कैसे, क्या उससे वो जवाबदेही करवा सकता है उस डॉक्टर? तुमने क्या किया, कैसे किया, मुझे समझाओ। या वो सरकार के पास या किसी अफसर के पास जाके कह सकते? वहाँ होता यही है कि साहब हर आड़े तिरछे तरीके से चलता है और चलने के बाद तो फिर वो मिली भगत रहती है नीचे से ऊपर तक, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी और ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस योजना के जो सीमित लाभ हो भी सकते हैं वो बिना एक मॉनिटरिंग के सिस्टम के और जवाबदेही के सिस्टम पैदा किए बिना वो नहीं हो सकते हैं। मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा डॉक्टर वाजपेयी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य योजनाओं में जो पैसा खर्च करती है सरकार, उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर पांडे, आपके पास आना चाहूँगा। आपने भी बहुत जोर दे के मॉनिटरिंग की बात की, जो धांधली हो रही है अगर उसको रोकना है उसके लिए जवाबदेही की बात की। एक प्रस्ताव इस तरह का आता है कि जो इलाज का जो खर्चा है वो बड़े शहरों में भी इस योजना के तहत जो लोग कवर होते हैं उनके लिए भी, और जो इस योजना के तहत नहीं कवर होते हैं उनके लिए भी, कि क्या सर्जरीज के कुछ फिक्स रेट तय किए जा सकते हैं? क्या वो एक तरीका हो सकता है? इसके अलावा किस तरह से इस फंड का सदुपयोग हो, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम आपको लगता है कि 60 करोड़ लोग जिस उसमें आएंगे योजना के तहत, अगर उसमें एथिक्स काम नहीं करेंगी, उसमें डॉक्टर्स जवाबदेही के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, तो क्या ऐसी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम आ सकता है? एक तो इस तरह का हम ऐसी बात कहें कि कोई भी डॉक्टर इसमें काम नहीं करना चाहेंगे या हर डॉक्टर इसमें चोरी करेगा तो गलत होगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी कहना गलत होगा कि 60 करोड़ लोगों को बेसिक स्वास्थ्य बीमा योजना है इससे इसलिए वर्जित रखा जाए कि हम मॉनिटर नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर वाजपेयी ने अभी कहा है, इंश्योरेंस की बात कही है, तो अभी जो इंश्योरेंस है, जब इंश्योरेंस शुरू हुआ, मैं काफी समय से इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहा हूं। इंश्योरेंस के रिलेटेड जो फ्रॉड होते थे उसकी संख्या पहले जो थी और आज में काफी कमी आई है। इसका कारण यह है कि इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, वो हर क्लेम को बहुत बारीकी से देखते हैं। पेशेंट उनका जहां भी एडमिटेड है, उन्होंने कई सर्जरी के अपने रेट निगोशिएट कर रखे हैं और इस कारण से बीमा कंपनियों ने अपने लॉस को कम करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया है। तो हम ये कहें कि नहीं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें खराब होंगी और डॉक्टर चोरी करेंगे और चीरा लगा के कह देंगे ऑपरेशन हो गया, इसलिए हम इस स्कीम को ही ना लॉन्च करें, तो ये बहुत गलत बात होगी। मेरे समझ से दो चीजों को देखने के लिए जरूरत है। अगर हम किसी भी सर्जरी की कॉस्टिंग करने की ये करते हैं, तो अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सर्जरी को कॉस्ट करूं, उनके सारे कॉस्ट को डालूं, उनकी मेंटेनेंस, उनके डायरेक्टर का कॉस्ट, उनके सर्जन्स का कॉस्ट, उनके हॉलिडे का कॉस्ट, उनके विदेश जाने का खर्च, तो आप देखेंगे कि उनकी सर्विस किसी भी प्राइवेट बड़े अस्पताल से ज्यादा महंगी है। जो टोटल गवर्नमेंट का खर्च है वो हर पेशेंट पे बांट दें तो उनकी सेवाएं जो हैं सो किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से महंगी है, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अपने फंड को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है, वहां पे वेस्टेज कम है, वहां पे मशीनें आके पड़ी नहीं रहती। तो ये इस डिबेट में न जाके हम ये देखें कि जो 60 करोड़ लोगों की जो बात हो रही है उस बीमा को हम कैसे चलाएं। लेकिन डॉक्टर पांडे है कि 30,000 रुपए का जो सम है वो बहुत कम है। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें रियलिस्टिकली इस बीमा में कितने पैसे 5 लोगों के परिवार को देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऐसे हॉस्पिटल्स को इम्पैनल करने चाहिए और ये एक डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। जो गलती करे उसको हटा दें, क्योंकि कोई अगर इसमें चोरी कर रहा है तो चोरी के डर से तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम कहें कि नहीं, हम वो काम ही नहीं करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि इसके लिए जो ब्लॉक
इसको राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल इसकी मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ये जो अगर सर्जरी भी हो रही है तो उसका इंडिकेशन क्या है और क्यों किया गया, और अगर जो गलत काम करते हैं उनका लॉ में पनिशमेंट है। आप बिना इंडिकेशन की सर्जरी करते हैं तो एक्चुअली इट इज ए असॉल्ट ऑन द पर्पस ऑन ए पर्सन। तो इस तरह की सर्जरी करने वालों को कानूनी व्यवस्था जिससे डील किया जा सकता है उसको डी इम्पैनल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि इसमें कमियां हैं इसलिए हम ये ना करें जी। इसको मेरे समझ से इसको मजबूत करने की जरूरत है जी। डॉक्टर वाजपेयी, उनका कहना है कि ये बात सही है कि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये अंततः लाभ देगी अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर जवाबदेही हो, तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में या जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फायदा होगा। इसलिए इस योजना पर सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। देखिए, सवाल पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहा क्योंकि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इसलिए ना हो, ये बात नहीं। मैंने तो ये कहा जैसा हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, ये मेरी संभावित चीजों को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात एक ये है कि देखिए इस बात का मतलब कि स्वास्थ्य सेवाएं सर्वसुलभ होनी चाहिए हर स्तर तक। इस बात का जवाब ये नहीं है कि आपने ये बीमा योजना ला दी। मान लीजिए जिले के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर है, जिला अस्पताल है, वो सुचारू रूप से कम काम कर रहे हैं। अगर उस परिस्थिति में आपने एक ऐसी योजना ला करके जिससे कि ये सेवाएं प्रदान करने के लिए उन स्वास्थ्य संस्थाओं को कुछ आर्थिक लाभ भी हो सके, वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकें, अगर इस तरीके से लागू करते हैं तो बात समझ में आती है। अगर आप ये सोचेंगे कि साहब हमने ये बीमा योजना लागू कर दी, अब कुकुर मुत्ते की तरह सब अस्पताल, जिला अस्पताल और नर्सिंग होम उगने लगे और वो लोगों की स्वास्थ्य का देख रेख कर लेंगे, सरकार की जिम्मेवारी बस ये 30,000 रुपए गरीब के उसके दे करके, ये मानते हुए भी कि सब बाकी सारी चीजें सब सुचारू रूप से और कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता है, लोगों को मालूम है कौन कौन से अस्पताल एम्पैनल्ड हैं, आप ये सब प्रिज्यूम कर लीजिए, जो कि ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ये करके हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब 60 करोड़ लोग सारे स्वस्थ हो जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इस चीज के लिए अगर जी डॉक्टर वाजपेयी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव AR नंदा हमारे साथ उस वक्त जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। नंदा साहब, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका संदर्भ ये है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें इस तरह की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो गैर जरूरी सर्जरी कर दे रहे हैं क्योंकि वो 30,000 रुपया जो इस योजना के तहत आता है उसको ऐंठ लेना चाहते हैं। तो क्या, और हमारी जो चर्चा अभी तक हुई है यहाँ पर डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर पांडे हमारे साथ हैं, उनका ये कहना है कि ये योजना बहुत बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो कौन सा ऐसा बेहतर तरीका हो सकता है कि जो हेल्थ केयर के लिए फंड एलोकेट होते हैं वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सके, उनका मिसयूज ना हो सके? देखिए, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जो सुना डॉक्टर वाजपेयी ने बोल रहे थे कि ये बीमा योजना काफी गड़बड़ हो रहा है। जैसे भाई आंध्र प्रदेश में उनका लगाए थे, आंध्र प्रदेश में उनका इससे हालत हुआ कि काफी परसेंटेज ऑफ देयर हेल्थ एक्सपेंडिचर इसी में चला गया, और इसमें देखा गया कि जो हॉस्पिटल जैसे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों को मिला, और जिसके लिए चाहिए जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, इसके लिए जो गरीब लोग ये ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका मॉनिटरिंग तो जो बता रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ में पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक जो है क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल, इसका सशक्त होना चाहिए, इसमें सब सुविधा देना चाहिए, और उसके साथ उनका एंटाइटलमेंट क्या है गरीब और दूसरे को जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में जो आ रहा है अभी जो नया स्कीम जिसका रिकमेंडेशन हुआ है उसको बिल्कुल लागू करना चाहिए। लेकिन बीमा का ऊपर बिल्कुल भरोसा ज्यादा रखना नहीं चाहिए। ये सारे ये बड़ी मुश्किल है। देखिए अमेरिका और दूसरे जगह का बात, वहाँ भी वो जैसे करते हैं, लेकिन इसमें काफी पैसा, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जी 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 जी, जी। तो इसलिए जो सप्लाई साइड से सरकार से जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो फैसिलिटी देना चाहिए, पर्टिकुलरली
प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल तक, और अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया का जो प्राइमरी हेल्थ सेटअप करके उसको सशक्त करना चाहिए जी। और डिमांड साइड में ये भी काफी प्रॉब्लम होगा, जैसे वो कैश जो ये करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में है, कार्ड से ये सब उसको दे सकते हैं, लेकिन उसका काफी रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर का काफी रेगुलेटेड वे में करना होगा। अदरवाइज जो जो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, इरेशनल यूज ऑफ ड्रग्स करते हैं, इसका बिल्कुल वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ये करना चाहिए। जो ये सब रेगुलेशन ठीक से नहीं होगा तो इसका सुफल जो फल नहीं मिलेगा। जी जी, नंदा साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पांडे आपके पास आना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। नंदा साहब का ये मानना है कि ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है या इस तरह की जो योजना है, उससे बेहतर ये होगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उसमें फंडिंग बढ़ाई जाए, उसमें साधन बढ़ाए जाएं, क्योंकि इसका दुरुपयोग होना निश्चित है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत संभव नहीं है। देखिए, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नंदा साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। आज के दिन में पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो कई सब सहारन कंट्री से नीचे है, और हम ये सोचते हैं कि बिना पैसे लगाए सारी चीजें, बिना गुड़ लगाए आपकी खीर मीठी हो जाए, तो वो हो नहीं सकती। तो सरकार को तो ये कॉल लेना पड़ेगा कि वो कितने पैसे लोगों के स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहती है, और जिस तरह की हेल्थ सेक्टर की जो पर कैपिटा स्पेंड है, उससे तो मैं पब्लिक हेल्थ में बहुत सुधार होते हुए नहीं देख रहा हूं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि पिछले कई सालों से कि धीरे धीरे पांडे जी माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। क्यूरेटिव केयर सारा प्राइवेट सेक्टर में चल जाता जा रहा है। जी जी, बहुत संक्षेप में मैं एक चीज ये कहना कि जो रेगुलेशन और ये सारी बातें हैं, ये सब हवाई बातें हैं, इनका कोई यथार्थ नहीं है हिंदुस्तान में। जहां तक अगर आप ये 30,000 की जगह 3 लाख भी कर देंगे तो उसका हश्र वही होगा जो होना। अभी 5वें ये 5th प्लान के लिए, 12th प्लान के लिए जो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप इच्छा शक्ति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कन्फ्रंटेशन जो है वो बेसिकली हेल्थ फॉर प्रॉफिट और सार्वजनिक स्वास्थ्य, मूल अंतर्द्वंद यहाँ है। जब तक आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं करेंगे, आप जो मर्जी स्कीम ले आइए। यहाँ पे 30,000 है, अमेरिका में तो $1 मिलियन। डॉक्टर वाजपेयी, कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। आपकी इसी टिप्पणी के साथ आज देश देशांतर को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर वाजपेयी आपका, डॉक्टर पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में आज हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ मुद्दों पर हमारे मेहमानों की राय जुदा जरूर थी, लेकिन ये माना सभी हमारे पैनलिस्ट ये जरूर मानते हैं कि भारत में अगर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहतर करना है तो बेहतर अस्पतालों के साथ साथ ज्यादा डॉक्टरों की भी जरूरत है, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत है अगर भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण और गरीब लोगों को पहुंचानी है। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।